ये है इनसाइट विद रागा। सोचिए भीतर से। कभी कभी कोई शख्सियत अपने पद से नहीं बल्कि अपने मूल्य और संस्कार से पहचानी जाती है। शिक्षा की दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो ज्ञान को केवल कक्षा की 4 दीवारी तक सीमित न रखकर उसे जीवनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं। इनसाइट विद रागा में आज हम ऐसी ही एक शिक्षाविद से संवाद करने जा रहे हैं। आप हैं प्रज्ञा निकेतन की अध्यक्ष, विदुषी, प्रख्यात शोधकर्ता और संवेदनशील शिक्षिका प्रोफेसर डॉक्टर मीना बर्डिया। 4 दशक से अधिक का शिक्षण अनुभव, अनेक शोध पत्र, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में सक्रिय भागीदारी और सबसे बढ़कर बच्चों को अच्छा इंसान बनाने का संकल्प। उनकी यह यात्रा बताती है कि शिक्षा केवल अंकों का खेल नहीं, आत्मा का विकास है। आइए उनसे चर्चा शुरू करते हैं। मीना जी, आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। आपके बारे में मैंने बहुत सुना और जैसा जाना है आपके बारे में, आप बहुत ही सेवा भावी, आपको परिवार में सेवा के संस्कार मिले हैं। लेकिन प्रज्ञा निकेतन, जिसके बारे में आज जोधपुर हर बच्चा जानता है, इसके पीछे क्या आपका प्रकल्प था? आपने ये कैसे शुरू करने की सोची? जी, प्रज्ञा निकेतन एक हॉस्टल नहीं है बल्कि मेरी आत्मा बसती है वहाँ पे। और यूँ कहूँ कि मेरी दीदी डॉक्टर कुसुमलता भंडारी और हम शुरू से साथ रहे, और ये जब परिकल्पना की तो दीदी और हमने साथ में ये हॉस्टल शुरू किया। और जब ये इनिशिएटिव लेने की बात हुई तो सबका इतना सहयोग मिला कि एक ये साहस हमने कर ही लिया। और इनिशियली दीदी इसमें ज़्यादा एक्टिव थी क्योंकि मेरी उस समय जस्ट शादी हुई थी नई नई और बच्चे भी छोटे छोटे थे। लेकिन मेरा मन हमेशा वहीं अटका रहता था कि वहाँ क्या करना है, ये करना है, वो करना है। तो प्रज्ञा निकेतन, कौन से ईयर की बात है? जी, जो हमारी संस्था है विकलांग पुनर्वास एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये तो 93-94 में बन गई थी। और हमने काउंसलिंग के और इस तरह के काम किए, बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाने के, ताकि इस कोर्सेज से वो कुछ दिव्यांग लोग जो हैं अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन 1999 में ये हॉस्टल प्रॉपर शुरू हुआ और एक जोधपुर के दानवीर हैं श्री मकतुरमल सिंघवी और दशरथ मल साहब सिंघवी, तो उन्होंने अपनी हवेली जो थी हाथीराम का उडा में, वो हवेली का कुछ कमरे हमको दिए कि आप यहाँ शुरू कर सकते हैं। तो 5 दिव्यांग छात्रों से ये शुरू हुआ। और ये छात्र भी अचानक ही मिले, अखबार बेचते हुए, पत्रिकाएं बेचते हुए। तो उनसे पूछा कि भाई तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? तो बोले कि हम कैसे पढ़ें, हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है, हमारा कोई सपोर्ट नहीं है, हम खाना कहाँ खाएं, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है, हम बहुत दूर के गांव से और बहुत गरीब हैं। तब उन 5 छात्रों को वहाँ रखा गया। और जो हमारे फ्रेंड्स थे या घर फैमिली मेम्बर्स थे, हम खुद भी अपने घर से बर्तन ले गए, गैस ले गए, सारा सामान इकट्ठा किया, बिस्तर ले गए, और फिर इसकी शुरुआत हुई। और उसके बाद से अब तक लगातार ये चल रहा है। और हमारे जो विद्यार्थी हैं, फर्स्ट बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, आज कोई स्कूल में प्रिंसिपल बन चुके हैं, कोई कुछ बन चुके हैं, ऐसे मतलब बहुत अच्छे अचीवमेंट्स हैं। लेकिन आप ये जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन कैसे करते हैं? आप कैसे आइडिया लगाते हैं कि ये बच्चे हमारी संस्था से जुड़ने चाहिए, या अपने आप आते हैं? अपने आप। देखो, एक बार तो वो 5 बच्चे जुड़े, फिर दूसरे बच्चों को पता चला कि ऐसी कोई जगह है जहाँ हमारी केयर की जाएगी, फ्री में हमको खाना मिलेगा, फ्री में हमको सारी सुविधाएं मिलेगी। पढ़ने की तो है ही है, क्योंकि ये सब रेगुलर स्टूडेंट्स है यूनिवर्सिटी के। ये हॉस्टल हमारा हायर एजुकेशन वाले जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनको रखता है। ये बात है। तो सब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। और दीदी ने और हमने यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करके, और काफ़ी हमें परस्यू करना पड़ा, उनकी फ़ीस भी माफ़ करवा दी। तो विश्वविद्यालय ने एक बहुत बड़ी मतलब उनको एक सुविधा दी कि उनकी फ़ीस भी नहीं लग रही है। और फिर उसके बाद में फिर 2004-05 के सेशन में एक भंगार बिल्डिंग पड़ी हुई थी यूनिवर्सिटी के पास, तो हमने रिक्वेस्ट की कि ये हमको दे दी जाए, तो उन्होंने वो बिल्डिंग दे दी। ये पब्लिक पार्क जो है उम्मेद उद्यान, उसके पीछे? जी, उसके पीछे है। अच्छा, वहाँ कितने कमरों में ये सारा काम चलता है? देखिए, पहले तो वहाँ 4-5 कमरे थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने जब देखा कि ये लोग एक नया इनिशिएटिव ले रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें सपोर्ट करना शुरू किया। तो हमने पहले उसका रिनोवेशन कराया, क्योंकि पूरा टूटा हुआ था और पूरा यूँ बाड़े की तरह बाहर ज़मीन पड़ी थी। तो फिर वहाँ हमने गार्डन लगवाया, एक बड़ा हॉल बनवाया,
और महाराजा साहब गज सिंह जी ने हमारे मतलब पैट्रन हैं वो एक तरह से, तो उन्होंने सबसे पहले शुरुआत करके हमारी बहुत सुंदर सी एक पौड़ बनवाई, उसी में वो गेट बनवाया हमारे लिए। और जैसे ही वो गेट बना ना तो बस दिन बदल गए एकदम। क्या अभी वे आते हैं वहाँ पे? वो जुड़े हुए हैं और उनकी तरफ से कुछ न कुछ आता है, वो खुद भी आते हैं। राजमाता कृष्णा कुमारी जी भी हमारे यहाँ पधारी थी पहले कई बार, और हेमलता राजे जी महारानी साहिबा भी आती है। मतलब उनका पूरा आशीर्वाद हमारे ऊपर है अपना। जैसे अभी भी वो कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं हमारे अपने पास। जैसे पहले 5 बच्चे आए और आप चूंकि खुद संघर्ष कर रही थी, जैसा मुझे पता है कि आपका जीवन बहुत संघर्ष में रहा है, बड़ी दीदी का आपको सपोर्ट मिला, पूरे परिवार आपका संस्कार, आपके पिताजी डॉक्टर थे, फिजिशियन थे और लोगों की सेवा में जुटे रहते थे। नेहरू पार्क रहते हैं शायद जी, बिल्कुल नेहरू पार्क। तो ये जब संस्कार आपको मिले तो ऐसे में जब वो 5 बच्चे आपके पास आए तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि मुझे इन बच्चों को क्या बनाना है? हम उन बच्चों को सबसे पहले तो बेसिक डिग्रीज उनको मिल जाए और उसके बाद में उन्हें कोई रोजगार मिले। ये सबसे बड़ी रिहैबिलिटेशन का मतलब ही यही है कि रोजगार मिले। क्योंकि आप देखिए कि समाज में जब तक कोई व्यक्ति उपयोगी नहीं है तब तक उसकी कोई पूछ नहीं है। तो जब तक ये बच्चे कुछ रोजगार में नहीं लगे तो उनका कोई मतलब नहीं था। तो हमने उनको फिर तैयारी करानी शुरू की कॉम्पिटिशन्स की। सरकार ने जो एक बहुत अच्छी सुविधा दी है, रिजर्वेशन है नौकरियों में, तो इन बच्चों ने अपनी पूरी मेहनत के साथ में तैयारी की, एग्ज़ामों की और अलग अलग गवर्नमेंट की पोस्ट पे सेलेक्ट हुए। तो इस तरह से हमारा उद्देश्य ये था कि ये इंडिपेंडेंट बने। जो यूएनओ का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इंक्लूजन का, तो ये बहुत ज़रूरी है कि समाज में जो ये हाशिए पर आया हुआ वर्ग है इसको इंक्लूड किया जाए और वो समाज में उसी तरह से रहें, उसी तरह से काम करें, वैसा ही जीवन व्यापन करें जैसा कि अन्य सामान्य व्यक्ति करते हैं। एक्चुअली हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उन्होंने ये दिव्यांग शब्द दिया और बहुत अच्छा शब्द दिया, क्योंकि अगर उन्हें हम विकलांग कहते हैं तो वो शब्द बोलने से ही डिग्रेडिंग होता है, डिग्रेडिंग है। तो ये दिव्यांग जो है ये बहुत टैलेंटेड होते हैं, बस सिर्फ उस टैलेंट को पहचान के बाहर लाने की ज़रूरत है। तो वो काम हमने वहाँ पे शुरू किया और जो जिसमें एक्सपर्ट है, जिसका इंटरेस्ट जिसमें है, तो फिर हमने उनको उस तरह की डिग्री दिलवाई और उसके बाद उसी तरह की जॉब्स में वो गए भी। आपका जैसे मैंने समझने की कोशिश की थी आपके इस संस्थान के बारे में, मैंने जानने की कोशिश की कि आपके यहाँ से स्टूडेंट आरएस तक बने हैं। जी, कल ही एक बच्चा हमारा जो आरएस में सेलेक्ट हुआ है, मुकेश कीर, थैंक यू, मुकेश कीर आया हुआ था और उससे मेरी मीटिंग फिक्स थी कल, लेकिन उसको अचानक अजमेर जाना पड़ा, कुछ क्वेरी आ गई, तो आरएस में सेलेक्ट हुआ है। अभी 2 बच्चे और भी हैं जो इसमें आरएस रिटर्न में सेलेक्ट हुए। वो पिछले बैच का था, अभी नए बैच में 2 और हुए। ये जब बच्चे जब आए थे तो उनको पता था कि हम ये कुछ कर पाएंगे? बिल्कुल भी पता नहीं था, हमें भी पता नहीं था, उनको भी पता नहीं था। पर कोशिश, ये सबसे बड़ी चीज़ है, कोशिश, अनुशासन। हमारे वहाँ बहुत डिसिप्लिन है हॉस्टल में। कई बार जिंदगी में एक बच्चा दिव्यांग है और गांव में बैठे ये सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, दिमाग में ही आता है, उसके परिवार से भी कई बार सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन आप अपने जीवन के साथ जिस तरीके से इन बच्चों के साथ न्याय कर पा रही हैं, समाज के लिए न्याय कर पा रही है, तो मुझे लगता है कि उनको एक अच्छा रास्ता सीखने को मिल रहा है, दिख रहा है, उनकी राह अच्छी बन रही है, उन्हें नया जीवन मिल रहा है। तो सबसे पहली बात है कि जैसे आपने आरएस बनाए, प्रिंसिपल बनाए, न जाने क्या क्या, मुझे ऐसा लगता है कि आप उस बच्चे में न केवल पढ़ाते होंगे बल्कि उसको मनुष्य बना रहे हो, उसमें एक सेवा का संस्कार डाल रहे हो। क्या आपको लगता है कि बच्चे आगे बढ़ के कुछ ऐसे ही काम में आगे जुड़ने वाले हैं? जी, हमारे जो बच्चे हैं, क्योंकि जब वो यहाँ आते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत डिप्रेस्ड होते हैं क्योंकि उनको कहीं का सपोर्ट नहीं मिल रहा होता है। तो उस समय हम उनमें ये भाव भरते हैं, एक तो कि तुम सब कुछ कर सकते हो, देखो। और ये संस्कार मेरी मदर के संस्कार है। क्या बात। मैं तो क्योंकि बचपन से मैं और दीदी साथ रहे, तो मम्मी हमेशा ये दीदी को भी कहती थी तुम सब कुछ कर सकती हो, और मुझे भी यही कहती थी तुम भी सब कुछ कर सकती हो। तो फिर अब यही चीज़ हम आगे चला रहे हैं कि हम बच्चों को कहते हैं तुम सब कुछ कर सकते हो। और वास्तव में जब आप आओगे और देखोगे कि वहाँ वो बिंदास घूमते हैं, अपना सब काम खुद करते हैं, और मतलब जितना हो सके, क्योंकि हम उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं, तो वो पूरा उसको अटेंड करते हैं। अच्छा। और याद कर लेते हैं। यहाँ तक कि कई बच्चे तो ऐसे हैं हमारे कि एक बार आपकी आवाज़ सुनी, दोबारा आपको कहीं भी सुन लेंगे तो कहेंगे ये आप तो वो हो।
नाम बोल देंगे आपका कि आप वो हो। तो ये चीज़ है कि उनमें संस्कार भरने का काम ये हमारा मुख्य काम है। बाकी तो देखो एक कृपा ईश्वर की है, सारी सारी कृपा ईश्वर की। नहीं तो आप सोचो कि बिना कोई गवर्नमेंट ग्रांट के, यूनिवर्सिटी की ग्रांट के हम कैसे इनको खाना खिलाते। घर में 4 मेहमान अगर 4 दिन रहना तो हालत टाइट हो तो जाती अभी है। भी आपको किसी भी तरह की कोई ग्रांट नहीं मिलती? लेकिन ग्रांट बताऊं किसकी है? उस ऊपर वाले की है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई ग्रांट नहीं है? नहीं। तो फिर कैसे ये सब कुछ चल पाता तो है? अभी आपके पास कितने बच्चे होंगे वहाँ? अभी करीब 60 के अराउंड है बच्चे, मतलब 55-60 होंगे। कभी कभी 100 तक भी गए कभी 80-90-100, मतलब वो डिपेंड करता है एडमिशन कितने होते हैं। कई बार ज़्यादा भी हो जाते हैं, कई बार कम भी रह जाते हैं। जैसे अभी 60 है क्योंकि अब सेमेस्टर सिस्टम हो गया यूनिवर्सिटी में, तो कतराते हैं स्टूडेंट। लेकिन फिर भी आने की मतलब क्वेरीज आती रहती है उनकी कि हम आना चाहते हैं, हम यहाँ रह के पढ़ना चाहते हैं। हम किसी को मना नहीं करते। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है? जी, सिलेक्शन का एक ही क्राइटेरिया है कि वो दिव्यांग होना चाहिए। और दिव्यांगता की परिभाषा में 40% से ऊपर होना चाहिए। तब वो दिव्यांग श्रेणी में आता है और वो रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए यूनिवर्सिटी का, तब वो वहाँ रह सकता है। अच्छा, अदरवाइज वो नहीं? अदरवाइज फिर हम उस हाथीराम के ओडे वाले में रख सकते हैं। लेकिन उनको निराश नहीं करते आप? हाँ, जो नॉन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, जैसे एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वो उधर रह सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे कितने बच्चे होंगे जो आपका? अभी वो टूटा हुआ है, तो अभी वो बच्चे अपने अपने दूसरी जगह रह रहे हैं। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ जैसे आपके यहाँ से बच्चे तैयार, वहाँ रिनोवेशन चल रहा है एक्चुअली। अच्छा, इसीलिए नहीं रह पाते। जो बच्चे यहाँ तैयार होते हैं, क्या उन्होंने कभी आपको ये जाहिर किया कि हम आपके साथ जुड़ के इस प्रज्ञा निकेतन को आगे बढ़ाने में, क्योंकि वो आज प्रिंसिपल हैं या अपने परिवार को चला रहे, क्या वो आगे आए? अरे वो तो बहुत आगे आते हैं, बहुत, क्योंकि उनके मन में ये जज्बा है, ये तो हमारा घर है, ये तो हमारा परिवार है। वो रहते भी एक फैमिली की तरह इतने प्रेम से रहते हैं। कितने साल तक एक बच्चा रह पाता होगा? 3 से 4 साल या 5 साल तक? नहीं, जैसे बीए किया 3 साल, फिर एमए किया 3 साल, फिर और कोई जैसे पीएचडी किया और कोई डिग्री की, तो ऐसे करके वो उनकी डिपेंड करता है कितनी उनकी एजुकेशन पूरी हो गई, नौकरी लग गई, चले गए। कोई पहले भी चला जाता है, ऐसे डिपेंड करता है कि वो कितना रहेगा। ये तो अपन ने पढ़ाई की बात की कि बच्चे इस तरह आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम बच्चों का क्या रहता है? गेम्स, म्यूजिक? हमारे इस हॉस्टल में हम बच्चों की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत ध्यान देते हैं। बहुत साल तक तो पंडित मुकुंद क्षीर सागर जी बच्चों को संगीत सिखाने आते थे, वहाँ पे क्लासेस लेते थे म्यूज़िक की। जी, प्रज्ञा निकेतन में अभी भी सर आते हैं। जब भी म्यूज़िक का कोई प्रोग्राम भी होता है या बच्चों को जब गाइड करना होता है, हमारा एक स्टूडेंट भी नेट में भी क्वालिफाई हुआ है क्लासिकल म्यूज़िक के लिए। तो वही म्यूज़िक का हमारे यहाँ बच्चे बहुत अच्छा गाते भी हैं। और गेम्स में तो पैरा जो गेम्स हैं उनमें हमारे बच्चे हर साल आते हैं। अभी रिसेंटली पिछले साल भी, इस साल भी स्टेट लेवल के जो पैरा स्विमिंग की चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें करीब करीब 12-13 मेडल हमारे बच्चे लाए। 3-4 गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल सब लेकर आए। अभी हमारे बच्चे 3 लड़के गए हुए हैं नेशनल लेवल पे पैरा स्विमिंग में। वेरी गुड। तो आई होप कि वहाँ से भी उन्हें कुछ अच्छे मेडल्स की प्राप्ति हो। जीवन के साथ ये काम भी आप और इसके अलावा एथलेटिक्स में भी भाग लेते हैं, क्रिकेट खेलते हैं हमारे बच्चे। अभी 2 नए क्रिकेट सेट हमने दिए थे उनको खरीद करके। वो कहाँ खेलते हैं? फिर वो मैदान में खेलते हैं। उनकी बॉल भी बहुत स्पेशल होती है, बजने वाली बॉल होती है जहाँ हाँ आवाज़ आती है, तो उससे वो क्रिकेट भी खेलते हैं। एथलेटिक्स होते हैं, पैरा एथलेटिक्स, तो उसमें भी भाग लेते हैं। और इसके अलावा कंप्यूटर्स भी सीखते हैं हमारे बच्चे। उनके लिए टॉकिंग सॉफ्टवेयर भी है, तो कंप्यूटर भी चलाते हैं। अपने बैंक अकाउंट सब अपने मोबाइल से वो लोग बोल के ऑनलाइन मतलब ऑपरेट करते हैं। कहीं भी पेमेंट करना हो, कुछ भी करना हो, तो वो पूरा परफेक्ट बना देते हैं वहाँ बच्चों को। परफेक्ट तो क्या, पर हाँ वो अपने जीवन में अपना काम अपने आप कर सके, किसी पर डिपेंडेंसी नहीं रहे। और उनके लिए खूब इस तरह के अलग अलग भी, जैसे हमने एक बार उनको मूवी दिखाने ले गए, तो किसी ने पूछा आप ब्लाइंड बच्चों को क्यों मूवी दिखाने ले जा रहे हो? मैंने कहा भाई इंक्लूजन, वो देखे तो सही कि वहाँ हॉल में क्या होता है, कैसे करता है। उनके लिए पॉपकॉर्न ऑर्गेनाइज किए, उनके लिए कोल्ड ड्रिंक ऑर्गेनाइज किया। भाई वो पिक्चर देखने जा रहे हैं तो कि ईश्वर अगर उन्हें एक चीज नहीं देता है तो उनको 1000 चीजें एक्स्ट्रा देता है। जी और बिल्कुल। उनकी ब्रिलियंसी बहुत होती है। मैंने ऐसे कई लोगों से मैं मिला भी हूँ, बहुत ब्रिलियंट होते हैं और उनमें सीखने का एक जज्बा होता है जो एक अलग ही होता है।
देखिए उनका सिक्स्थ सेंस एक तो बहुत पावरफुल होता है। आपने हेलेन केलर का नाम सुना होगा। सुना। तो उन्होंने कहा था कि भगवान जब सुख का एक द्वार बंद करता है तो वो कई अन्य द्वार खोलता है, लेकिन हम उन खुले द्वारों की तरफ देख ही नहीं पाते। तो भगवान कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट उनको जरूर देता है, तो उसको जब वो डेवलप करते हैं तो खुद को भी बहुत सेटिस्फेक्शन होता है और हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि वो अपना मतलब ये नई नई चीज़ें सीख रहे। नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक होता है इनको। मैंने बच्चों को देखा है कि नई तुरंत सीखते हैं। या मैं कहती हूँ ये करोगे, अच्छा हाँ बिल्कुल करेंगे। अभी उनको गेम्स खिलवाए हमने, एक पिकनिक टाइप उनका रखा था हॉस्टल में, और हमारा इनर व्हील क्लब ऑफ जोधपुर है तो उन्होंने वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। तो उनकी तरफ से जैसे अंताक्षरी खिलाई, कई जो ब्लाइंड लड़के खेल सके ऐसे गेम्स हमने खिलवाए, तो उनको भी बड़े एंजॉय करके उन्होंने खेला। कम से कम एक्स्ट्रा करिकुलम से बच्चों में एक नई ऊर्जा मिलती है, उनको लगता है बोर भी नहीं होते बच्चे जी। जब आप एक बच्चे को इस लायक बना देते हैं कि वो पढ़ भी लिया और नौकरी पे भी लग गया जी, कुछ म्यूजिक में भी अच्छा है, कुछ ऐसा जी, तो इनके विवाह की भी कोई परंपरा है? किस तरह उनकी शादी आप करवाते हैं? जी, विवाह तो देखिए एक समाज की बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। कोई भी व्यक्ति अकेला अपना जीवन नहीं काट सकता। चाहे वो नॉर्मल भी व्यक्ति हो तो उसको भी सपोर्ट चाहिए होता है, उसको भी कंपनी चाहिए होती है। तो दिव्यांगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो हम इन बच्चे जब भी पूरे तैयार हो जाते हैं, कई बार ये हमसे पूछते भी हैं, हम भी इनको पूछते हैं कि भाई तुम शादी वादी करो भाई अब। तो बोला हमको कौन लड़की देगा। अच्छा। लेकिन मतलब गांव में ये होता है ना कि अरे वो तो पांग लो है न, कौन लड़की, अजीब सी भावना। हाँ अजीब सी भावना होती। तो लेकिन जब इनकी सरकारी नौकरियां हो जाती हैं, नौकरी में आ जाते हैं, तो एक बहुत ही गौरवपूर्ण उनका जीवन हो जाता है, सम्मानपूर्ण हो जाता है। तो उस समय कई लड़कियां भी खाली दया दिखाकर नहीं, सुरक्षा ऐसे लाइफ पार्टनर उनको चूज करती हैं लड़कियां भी। बहुत ही बढ़िया, जो स्वस्थ होती है। हाँ स्वस्थ, बिल्कुल स्वस्थ। मैं तो ऐसे बहुत सारे हमारे बच्चों को जानती हूँ जिनकी पत्नियां सेवा भावना भी होती है। सेवा भावना तो खैर होती ही है, लेकिन बड़ी पॉजिटिव होती है वो। और वो पूरा, मैं तो कल ही बता रही थी, हमारी फर्स्ट बैच के एक छात्र हैं प्रकाश जी खींची, बड़े फेमस है वो भी जोधपुर में। आंगनवा ब्लाइंड स्कूल है गवर्नमेंट का 12th तक का, उसके वो प्रिंसिपल है अभी। तो उनकी पत्नी है, मिलती रहती है, प्रकाश जी भी मिलते रहते हैं, लेकिन वो इतनी एक्टिव है कि पूरा सपोर्ट करती है। अब उनकी बेटियां भी बड़ी बड़ी हो गई, तो गाड़ी वाड़ी तो वो ही चला लेती हैं, जैसे कार मेंटेन करते हैं आराम से। और पूरा परिवार एक बहुत ही एक अच्छे परिवार की तरह वो लोग रहते हैं। कहीं कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, कहीं कोई ऐसे नहीं है कि कोई नेगेटिविटी है या मैं क्यों करूं, कोई ईगो नहीं है, लेकिन बड़े प्रेम से मतलब ये लोग रहती है। और मैंने ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ऐसे कोई सामूहिक विवाह भी होते हैं? जी हाँ, एक जयपुर की एजेंसी है, मैं थोड़े टाइम पहले उनसे मिली भी थी, और उन्होंने यहाँ एक कैंप किया था कि दिव्यांग लड़के लड़कियों को मिलाने के ताकि जल्दी से एक मंच पे सब इकट्ठे हो जाए। तो उससे फिर काफी आराम रहा और वो लोग मिले भी, फिर जिसको जो पसंद आया। तो आपको लगता है 100% मतलब हो जाता है विवाह? करीब करीब हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सुकून की बात है जी बिल्कुल। कि मतलब एक पढ़ने नौकरी करने और उसके बाद एक घर बसाने की स्थिति में आप उनको ले आते हो। ये तो बहुत साधुवाद की बात है। कोशिश करते हैं, देखिए आप उन्हें एक आम इंसान बना देते हो। जैसे एक आम आदमी जी रहा होता है, वैसे वो भी एक अच्छे सा जीवन बसर बिल्कुल वही होना चाहिए ना। लिमिटेशन आम आदमी के जीवन में भी है, और जो एक नॉर्मल व्यक्ति है जिसके हाथ पैर सलामत है, उसके भी तो जीवन में लिमिटेशंस हैं। तो अब इनकी अगर शारीरिक लिमिटेशन है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जीवन तो है ही। लिमिटेशन होती है दिमाग की, आपके अप्रोच की, नेगेटिविटी की। अगर पॉजिटिविटी है तो कहीं कोई लिमिटेशन है ही नहीं। बस आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो बस। मैं कई बार ये सारी बातें सुन रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि आप खुद अपना जीवन बनाने की प्रक्रिया में थी, लेकिन आपने बीच में ये काम नया शुरू कर दिया। आपका जीवन कैसे इस मामले में साथ साथ आपने जिया है? ये भी मैं ईश्वर की कृपा ही मानती हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया, जो कर रहा है ईश्वर कर रहा है। वही रास्ता दिखाता है, वही शक्ति देता है और वही काम करवाता है। आप तो अपनी एजुकेशन के बारे में कुछ बताओ। जी, मेरी एजुकेशन एमए है, डबल एमए है पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके बाद मैंने एलएलबी भी की और फिर पीएचडी की और संगीत विशारद भी किया।
क्लासिकल म्यूजिक। ये भी मुझे पता लगा कि आप मुकुंद क्षीरसागर जी जैसे शास्त्रीय जी विशेषज्ञ के साथ मेरे उनके साथ आप संगीत को साध रहे हैं, साधक बने हुए हैं। चलो हमारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छे, क्योंकि संगीत एक थेरेपी है जिससे आप खुद को व्यस्त होने के बावजूद भी सुकून महसूस कर पाते हैं। जी, बहुत सुकून मिलता है। इसके अलावा आपकी पारिवारिक या कोई पृष्ठभूमि जिससे आपको लगा हो कि मुझे इस तरह का काम करने में एक सुकून मिल रहा है या आगे बढ़ने का हौसला बढ़ रहा है? देखिए, पारिवारिक पृष्ठभूमि तो मैं जन्मी जब से ही थी। पापा डॉक्टर थे और मदर भी बहुत सेवाभावी थी एंड बहुत टैलेंटेड भी थी। पापा फिजिशियन थे? पापा फिजिशियन थे, पावटा में पोस्टेड थे। क्या शुभ नाम पूरा? डॉक्टर दलपत सिंह जी भंडारी। दलपत सिंह जी भंडारी। और मदर उस ज़माने में मतलब 40s की बात बता रही हूँ, वो बैडमिंटन चैंपियन थी उस ज़माने में। जी। और क्या नाम वो मिसेस सीता भंडारी। क्या बात है। उनके फादर राजस्थान के पहले चीफ जस्टिस थे। जस्टिस कंवर लाल साहब बाफना। अरे वाह। तो जयपुर रहते थे, वो वकील थे जब। तो वहाँ पे मम्मी 7 बहनें थी, 7 को उन्होंने म्यूज़िक, पेंटिंग, डांस, कुकिंग सब चीज़ें सिखाई। मतलब क्रिएटिविटी तो बचपन से ही आपने तो ये तो हम मेरे और दीदी के तो खून में ही है ये चीज़ें कि भाई मम्मी से वो हमको आई और मम्मी सिखाती भी थी हमको। जैसे मुझे पहला सारेगामा मम्मी ने सिखाया, राग यमन भी मम्मी ने सिखा दी। अच्छा। उसके बाद में मम्मी ने फिर कहा कि नहीं, इसमें टैलेंट है और इंटरेस्ट भी है, आवाज़ अच्छी है तो सीख सकती। तो फिर सर को बोला कि आप सिखाइए। सर आपको सिखाते हैं? जी, तब सिखाया। फिर शादी के बाद बंद हो गया था। 1 साल तक तो मैंने विशारद पूरी की। शादी के बाद भी आपको बहुत संघर्ष करना पड़ा? नहीं, संघर्ष तो नहीं कह सकते, इतना भी कोई एक्सटेंसिव संघर्ष नहीं था। लेकिन क्योंकि परिस्थितियां बदल गईं और माहौल बदल गया, क्योंकि जो इधर पापा के यहाँ का माहौल था और उधर ससुराल का माहौल था वो अलग था। और आप जानते हैं कि ससुराल में जिम्मेदारियां भी बहुत रहती है और वो ज़माना भी और था, आज से 41 साल पहले। तो ये था कि भाई घर का काम भी सारा करना है और जो रिश्तेदारी निभानी है वो भी करना है, फिर मुझे मेरी पढ़ाई भी करनी होती थी। तो बस किसी न किसी तरह एडजस्टमेंट तो आपने जो पढ़ाई थी वो शादी के बाद पूरी की? जी, मेरी एमए प्रीवियस में एडमिशन लिया, उसके बाद मेरी शादी हो गई। बहुत छोटे रहे होंगे आप तो? जी, 20 साल की उम्र में शादी हो गई। उस वक्त हो जाती थी पहले? तो पहले तो बीए करते ही कहते थे बस आप लड़कियों की शादी कर दो। मम्मी बहुत चिल्लाती थी कि नहीं, मैं इसको आईएएस कराऊंगी, इसकी शादी नहीं करनी। लेकिन वो सबका प्रेशर था तो मम्मी की चली नहीं। आपने पीएचडी वगैरह सब बाद में किया? जी, फिर मैंने एमए कंप्लीट की। एमए पॉलिटिकल साइंस में लिया था एडमिशन, तो उसमें मैं टॉपर थी। फिर मेरी मदर इन लॉ जो है वो मुझे बचपन से जानती थी। मम्मी और मदर इन लॉ दोनों फ्रेंड्स थी, दोनों नेहरू पार्क के रहते थे और पास पास ही घर थे। अच्छा। तो जानते थे और वो जानती थी अच्छी तरह से कि ये लड़की बहुत टैलेंटेड है। तो उनका भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला। मम्मी का तो मिला ही मिला, तभी कर पाए आप। पर मदर इन लॉ इतने सपोर्टिव थे और शी वॉज वेरी पॉजिटिव। तो उनकी पॉजिटिविटी ये थी कि तुम जो करना चाहती हो तुम करो, पर उन्होंने एक ये कहा कि भाई घर के नियमों के बंद के रह के फिर करो। ठीक है, मैंने भी उसको मान लिया और मेरे हिसाब से मैं करती गई। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि नौकरी की बात आई, तो मैं तो शादी के 10 साल बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया यूनिवर्सिटी में। उस दौरान मेरे दोनों डॉटर्स भी हुई। पहले एलएलबी कर रही थी, तब बड़ी लड़की जन्मी चारू, और उसके बाद में छोटी लड़की जन्मी जब मैं ये पीएचडी कर रही थी। तो आपने एलएलबी भी किया? जी, मतलब ये सब डिग्रियां एक साथ चलती रही, संगीत सीखते रहे? नहीं, फिर संगीत में ब्रेक आ गया। शादी के बाद 84 में शादी हुई, 85 तक मैंने विशारद कंप्लीट की, फिर ब्रेक आ गया उसमें। पर वो था ना कि सर का टच में रहे थे हम भी, मतलब मिलते रहते थे सर से, सर भी आते रहते थे घर पे, क्योंकि सर खुद बचपन से पहले दीदी को सिखाया, फिर मुझे सिखाया। उनके पिताजी भी सिखाते थे दीदी को, फिर वो अचानक बीमार हो गए तो फिर सर सिखाने आने लगे। अभी आपने पीएचडी के दौरान या आपकी जो प्रोफेसर आप रहे उस दौरान आपने कुछ पत्र वचन विदेशों में भी बहुत अलग अलग विषयों पे किया। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा जिस पे आपको बाहर जाना पड़ता था? जी, वैसे तो मेरी जो पीएचडी है वो सार्क पे है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और उस समय क्या है, जब मैं पीएचडी कर रही थी 89 में, तो सार्क नया नया बना था। तो मेरे टीचर प्रोफेसर पीएस भाटी साहब थे,
तो उन्होंने कहा कि मीना देखो, इस पे तुम्हें कोई बुक्स नहीं मिलेगी, मटेरियल भी मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि उस समय कंप्यूटर का भी ज़माना नहीं था। अब तो इंटरनेट खोलो तो आपके पास इतना मटेरियल आ जाएगा कि कोई पार ही नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें मेहनत बहुत पड़ेगी। पर मैंने कहा नहीं सर, ये नया टॉपिक है, मैं इसी पे करूँगी। तो साउथ एशियन पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट रहा और इसके बाद में पढ़ाना भी शुरू हो गया। पीएचडी बस कंप्लीट हुई और उसके बाद में टेम्परेरी पढ़ाना शुरू किया। नौकरी में भी बहुत संघर्ष रहे हमारे, मतलब परमानेंट हुए 2008 में जाके। अच्छा। तब तक टेम्परेरी रहे, कोर्ट केस भी किया हमने, जीते भी, ये संघर्ष भी चला। तो हर फ्रंट पे थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चलते। आप जानते हैं मनुष्य का जीवन ऐसा ही है, सही है। अगर संघर्ष नहीं तो जीवन ही नहीं है, फिर तो क्या है उसमें। इसके बावजूद आपने प्रज्ञा निकेतन या अन्य संस्थान आपने जारी रखे, उससे हारे नहीं। ये सबसे बड़ी बात यह है कि 1999 में जब आपने ये शुरू किया और उस दौरान आपकी पढ़ाई भी चल रही थी, आपका सब कुछ, शादी भी हुई होगी, उससे पहले हुई होगी जी। लेकिन इस दौरान आपने विदेश में कहाँ कहाँ गए और क्या ऐसा कोई अच्छा अनुभव आपको याद हो जी जी कि मैंने जी। वहाँ ये पत्रवाचन किया जिसको स्पेशल अवार्ड मिला हो? हाँ हाँ, ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन नाम की एक संस्था है, जो कि वर्ल्ड वाइड पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़ा। तो ये एवरी 2 इयर्स एक वर्ल्ड कांग्रेस ऑर्गेनाइज करते हैं। अलग-अलग देशों में। मैंने जब मैं थोड़ी संभली, बच्चे बड़े हो गए, सब हो गए, तब मैंने उसकी मेंबरशिप ली, लाइफ मेंबरशिप ली सबसे पहले। और उसके बाद में फिर देखा तो वर्ल्ड कांग्रेसेस होती हैं इनकी एवरी 2 इयर्स अलग अलग देशों में। तो मैंने स्पेन में सबसे पहली वर्ल्ड कांग्रेस अटेंड की और उसमें मुझे 2 सेशन चेयर करने का भी मौका मिला, क्योंकि जो पहले मेरा इंटरेक्शन हुआ मेल्स के थ्रू, तो उन्होंने कहा कि आप साउथ एशियन पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट हो, तो हम आपको उसमें आपको सेशन को चेयर करना पड़ेगा और पेपर प्रेजेंट करना पड़ेगा। उसके बाद में ये जो सिलसिला चला, उस समय उन्होंने फिर मेरा जब काम देखा और मुझे मिले, तो उन्होंने मुझे बोर्ड मेंबर बना दिया। हमारी रिसर्च कमेटी है ऑन एशियन एंड पैसिफिक स्टडीज़। कितने मेंबर होंगे उसमें? तो काफ़ी मेंबर है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड से मेंबर होते हैं। ये जो IPS है, इसमें डिफरेंट रिसर्च कमेटीज़ है बहुत तरह की। तो मैंने इसको चूज़ किया क्योंकि एशिया और साउथ एशिया, मतलब इस पॉलिटिक्स में मुझे इंटरेस्ट था। फिर 2014 में एक टर्निंग पॉइंट हुआ, जब मैं 12 में स्पेन गई और वो मैड्रिड में मैंने अटेंड की। 5 दिन की वो वर्ल्ड कांग्रेस थी। बहुत लोग भी मिले, एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिला। यूँ समझो कि दिमाग की खिड़कियाँ खुल गई कि लोग कहाँ कहाँ क्या क्या काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे भी मेरे विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करानी चाहिए। हालांकि बहुत टफ काम था, बाहर के लोगों से सब पत्र व्यवहार करना, मेल्स लिखना, मैनेज करना, सब कुछ पूरा मैनेज करना, और बहुत फाइनेंशियल नहीं, बहुत टिपिकल बड़ा टिपिकल काम था। उसमें मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट किया। करते हैं आपके? जी, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वैसे तो। अच्छा। और उनको करीब 41 इयर्स हो गए CA प्रैक्टिस में। अच्छा। लेकिन उन पर भी ईश्वर की बहुत कृपा रही कि CA प्रैक्टिस के साथ में उन्होंने शैलेंद्र बरडिया। ओहो, ये चावल का बिजनेस? जी, चावल मेरे ससुर जी संपत राज जी बरडिया, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे हैं। अच्छा। अरे अरे वाह, क्या बात है, ये हमको नहीं पता था ये बात। तो ससुर जी का वही बिजनेस था, राइस का होलसेल, और मंडोर मंडी के प्रेसिडेंट रहे 30 साल तक। हाँ हाँ बिल्कुल। वो तो खुद एक बहुत दबंग पर्सनालिटी थे। तो और हस्बैंड छाप चावल। जी 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 तो जी, वो संपत जी का एक पर्याय था हमारा। बहुत चावल राइस किंग कहते थे लोग उनको। बिल्कुल। देखो आप, मैं अब तक नहीं जान पाया आप उन परिवार से हो, और संपत जी से मेरा बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। जी जी। चलो, ये तो बहुत बढ़िया। तो शैलेंद्र जी अभी यहीं रहते हैं या बाहर भी जाना पड़ता है? जी, करीब 30 साल हो गए। उनका एक नया एरिया डेवलप हुआ जो कि कमर्शियल आर्बिट्रेशन का है। तो उन्होंने करीब 35 साल से वो बाहर का काम काफ़ी कर रहे हैं। इनके क्लाइंट्स जो बाहर के हैं उसके लिए बाहर जाते थे। इसी दौरान एक केस चला जो कि आर्बिट्रेशन का केस था, और लंदन में जो आर्बिट्रेशन की बहुत सारी बॉडीज़ हैं, तो वहाँ पे वो केस जब हुआ, तो क्योंकि ये भी LLB थे, हमने एक्चुअली LLB भी साथ उस समय ये भी LLB कर रहे थे शादी के बाद। अच्छा। तो LLB भी थे, तो वहाँ बॉडीज़ में इनका जाना हुआ। तो इन्होंने देखा कि वहाँ मीडिएशन और आर्बिट्रेशन के कोर्सेज करने जरूरी है, तब आप अपीयर हो सकते हो।
तब फिर इन्होंने ईयर 2000 में 99 में और 2000 में आर्बिट्रेशन और मीडिएशन के 2 एक्सटेंसिव कोर्सेज किए स्विट्ज़रलैंड से। ये बॉडीज़ वहीं थी कोर्सेज करने के लिए। उसके बाद से जो वो उनका काम चला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का, ज़बरदस्त चला। तो यहाँ का तो कम हो गया होगा? नहीं, यहाँ का कम नहीं हुआ, यहाँ का तो एज इट इज़ है। यहाँ का भी बढ़ता रहा, फिर सपोर्टिव स्टाफ आ गया बहुत सारा। ऑफिस यहीं था, पहले घर में ही था, फिर बाहर ले लिया इन्होंने। मैं शायद मिला हूँ उनसे एक आध बार, क्योंकि संपत जी से मैं मिला हूँ तो नेचुरल उनसे भी मेरा। ये एक अच्छी बात है कि आपको हर फ्रंट पे एक सपोर्ट मिला, चाहे ससुराल में मिला, चाहे घर में मिला। और अब मैं ये चाहता हूँ, चूँकि आप ये प्रज्ञा निकेतन वाला इतना बड़ा काम कर रहे हैं, अब आपको ज़रूरत है एक समाज की जो आपको खुलकर सपोर्ट करे। क्योंकि आप, सबसे बड़ी बात है कि दिव्यांग इंसान को कोई सपोर्ट नहीं करता। जहाँ तक मेरा याद है, घर में भी कई बार नहीं मिलता। उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए एक ऐसी संस्था की ज़रूरत होती है जो आपने प्रदान की है। तो अब चूंकि इतने बच्चों को पढ़ाना, उनका खाना खर्चा सब कुछ करना, तो बिना समाज के सपोर्ट के संभव नहीं है। जी, समाज ही कर रहा है सब तो कुछ। क्या अभी समाज आपको पूरा सपोर्ट कर पा रहा है? जी बिल्कुल। हमारे बच्चों को हम रास्ता दिखाते हैं, और रास्ता दिखाने के बाद में हमें जो ज़रूरत होती है समाज उसको खुले दिल से पूरी करता है। मैं जोधपुर के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे इस प्रज्ञा निकेतन को ज़बरदस्त सपोर्ट दिया है, और कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अरे अगले महीने हमारा कहाँ से हम राशन लाएंगे, कहाँ से हम चीज़ें लाएंगे या दूसरी। जब हम किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, ईश्वर अपने आप भेज देता है किसी न किसी को। तो यहाँ के लोगों ने बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट किया है हमको। इस तरह का जब संस्थान शुरू करते हैं तो किस तरह की चुनौतियाँ आपको लगता है कि आती है? इस तरह की संस्थाओं में चुनौतियाँ बिल्कुल आती है, और सबसे बड़ी चुनौती फाइनेंशियली आती है। अब फाइनेंस कहाँ से लाओ? बीच में हमने कोशिश भी की थी, सरकारी ग्रांट मिले, 1-2 साल मिली भी, लेकिन फिर वो किसी कारणों से बंद हो गई। लेकिन काम हमारा एज इट इज़ चलता रहा। और इस तरह की जो संस्थाएं हैं, आज जोधपुर में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं आ गई हैं, बहुत सारी आ गई हैं। अभी मैंने कुछ समय पहले वृद्धाश्रम, वो अनुबंध के जो है अनुराधा अडवाणी जी, उनके साथ भी किया। वो भी इसी तरह के संघर्ष का सामना कर रही हैं और बहुत दिक्कत आती है। मैं सुशीला जी बोरावाला संस्थान के बारे में जानता हूँ कि मतलब एक नहीं है। मैं भगवान सिंह जी परिहार की लवकुश के बारे में, मैंने इन सब से बहुत मिला हूँ। उन संस्थाओं के बारे में मैंने बहुत, राजस्थान पत्रिका में जब मैं काम करता था तो उन संस्थाओं के बारे में, अब जब आपके बारे में सुना, मैं दुर्भाग्य मेरा कि मैं आपसे पहले नहीं जोड़ पाया, जबकि मैं उस दौरान जोधपुर था, बीच में बाहर चला गया। तो इस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए आप समाज को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई आप, केवल आपका ही नहीं, इस तरह की कोई भी संस्थान हो उसकी आगे चल के मदद करें, जिससे वे संस्थान खुलकर अपना काम कर सकें, इस क्रिएटिविटी को बढ़ा सकें। ऐसा आप? सबसे पहले मैं आपके उस सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि चुनौतियाँ क्या क्या आती है। अब फाइनेंशियल तो मैंने एक आपको बता दी, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैनेज करने की चुनौती, मतलब पूरा डेडिकेशन चाहिए। जो व्यक्ति उस संस्था को चलाने की जिम्मेदारी ले रहा है, उसको पूरा उसमें अपना मतलब सर्वस्व उसमें न्यौछावर करना पड़ता है। क्योंकि आज के ज़माने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम। टाइम देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। लोग पैसा दे देंगे, सामान दे देंगे और कुछ सपोर्ट कर देंगे, लेकिन टाइम, तो एक चुनौती टाइम की आती है। इतने प्रोग्राम्स हम करते हैं, बहुत लोगों को इनवाइट करते हैं, पर वही है, टाइम की कमी रहती है। तो जितनों को हम इनवाइट करते हैं उतने आ ही नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी चुनौतियां बहुत हैं, जैसे टाइम की है, या जो एक लीडरशिप की भी चुनौती है कि जो लीड करने वाला है उसको काफ़ी मैनेज करना पड़ता है, चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है, क्या कमी है उसको देखो, फिर स्टाफ को जो है इंस्ट्रक्शन दो। तो ये भी काफ़ी कमी हो जाती, मतलब चैलेंज हो जाता है एक तरह का। और ये सब चैलेंजेस हम मीट करते हैं वही समाज के सहयोग से। कई लोग ऐसे भी हैं जो हमें इन कामों में भी सपोर्ट करते हैं, जैसे हमारी समिति के सदस्य हैं तो वो सपोर्ट करते हैं। कितने लोग? और भी लोग हैं, 15 लोग हैं जो समिति बनी हुई है, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है। और एम्प्लॉई अलग है? और एम्प्लॉई अलग है। अब उनकी सैलरीज वगैरह सब कुछ? जी, यही तभी फाइनेंस का कह रही हूँ, सबसे बड़ा कॉन्स्ट्रेंट तो सैलरीज। और ये कुछ लोग तो बरसों से आपके साथ जुड़े हुए होंगे? जी बिल्कुल, 2 व्यक्ति तो शुरू से ही हमारे साथ में है। अच्छा। उसके अलावा फिर बाकी बाद में और भी जुड़े हैं। तो लेकिन बहुत
निस्वार्थ सेवा वो लोग करते हैं, उन्हीं की वजह से चला पाते हैं, क्योंकि दिव्यांग लोगों के साथ 24 घंटे स्टाफ चाहिए हमें। अब सुबह 6 बजे हमारे चाय बन जाती है, तो जो व्यक्ति अगर वहाँ नहीं रहता है तो कब आके चाय बनाएगा? 7 बजे अगर उनको नाश्ता देना है तो फिर वो कब बनाएगा नाश्ता, जब तक वो हो नहीं। तो उसकी प्लानिंग तो रात से ही हो जाती है कि भाई कल ये करना है, सामान निकाल के रखना है, या जो भी तैयारी करनी है तो वो सब करके रखते हैं। तो स्टाफ ऐसा डेडिकेटेड मिलना ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अपने घर परिवार छोड़ के कौन मतलब वहाँ 24 घंटे रहे। हालांकि उनको सुविधाएं देते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं खाना वगैरह खाते हैं, पर फिर भी घर को छोड़ के हम एक दिन अपना घर नहीं छोड़ना चाहते कि भाई दूसरे के काम से हमें घर छोड़ना है, पर वो लोग रहते हैं। आप कर रहे हैं, क्या घर में आपको और किसी का भी सहयोग मिलता है कि बच्चे क्या आपके इस तरफ बढ़ रहे हैं? जी बहुत। घर की बात करूं तो इस मामले में बहुत लकी रही हूं। शुरू में बचपन में, फिर शादी के बाद इधर ससुराल में पूरा सपोर्ट, बहुत अच्छे संस्कार मिले, और उसके बाद में यहाँ से मुझे मेरे हस्बैंड का, मेरे देवर देरानी साथ में रहते हैं उनका, और मेरे बच्चों का, विशेष रूप से मेरे दामाद हैं, लड़की हैं दामाद हैं, उनका, सभी का सपोर्ट मिलता है। और अब वो जो आप कहते हैं कि वो जो संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो वो उधर भी गए हैं, तो उनकी भी इच्छा रहती है कि वो जब भी आएँ तो वहाँ प्रज्ञा निकेतन आए, वहाँ पे काम देखें, वहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है वो देखें। फिर वो नई जनरेशन है तो अपने नए सजेशंस भी देते हैं। अभी मेरी बड़ी डॉटर ने वहाँ पे एक सीरीज़ शुरू की, वो खुद असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स है वहाँ NMIMS में मुंबई में, और अब एसोसिएट प्रोफेसर हो गई वो। तो उसने ऑनलाइन उनके लिए, बच्चों के लिए काउंसलिंग शुरू की, करियर के व्यू पॉइंट से फ्री। और तो मैं वहाँ जाके वो उनको कह देती हूँ सब बच्चे ऑनलाइन जुड़ जाओ, और वहाँ से मुंबई के एक प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर थे, उनको जोड़ा, ऐसे अलग अलग लोगों को जोड़ते, और वो खुद भी करती है। अब AI सिखाने पे वो उतारू है कि मेरे को इन बच्चों को AI सिखाना है। तो जब जोधपुर आती है तो ज़रूर मिलती भी है, बच्चे सब जानते हैं उसको, चारू दीदी हैं तो जानते हैं, छवि है छोटी वाली डॉटर, तो वो भी आती है। जब वो भी जाती है अपने अपने सजेशन देते रहते हैं दोनों। काम भी करते हैं, फाइनेंशियली भी अपनी, मैंने कहा भी अपनी कमाई से, कहने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही वो करते रहते हैं, सपोर्ट करते हैं। सेवा का जहाँ तक सवाल है, जोधपुर में एक अपना नाम है, यहाँ के लोगों के संस्कार में सेवा भाव। हाँ, ये एक बहुत विशेष बात है। आप देखिए कि आज के युग में, इस भौतिकवाद में, लोग अपना पेट भरते हैं और सुकून की नींद सोते हैं। आप लोगों को, मैं सोचता हूँ कि उन लोगों से ज़्यादा अच्छी नींद आती होगी जब आपको ये लगता है कि मेरे 2 बच्चियाँ नहीं, मेरे 75-100 बच्चे जो वहाँ पे। ये तो मैं कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ, कितना ये मेरे बच्चे। नहीं, आपको सुकून, नींद अच्छी आती होगी। नींद बहुत अच्छी आती है, और जो एक सुकून वाली जो आप बात कह रहे हो ये बिल्कुल सही है। जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है मेरे को, मैं तो इसको एक मेडिटेशन मानती हूँ, भगवान की पूजा मानती हूँ। पूजा करके क्या होता है, हम ईश्वर की आराधना करते हैं तो मेडिटेशन करते हैं, तो ये काम भी मुझे मेडिटेशन लगता है। और जब कोई टास्क पूरा हो जाता है, जैसे हाथ में लिया और पूरा होगा, तो इतनी खुशी मिलती है उसको लेकर के, ऐसे लगता है कि मतलब ये हमारा जीवन इसी में सफल है। मैं ना अब्दुल कलाम जी की एक स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ रही थी, तो वो एक दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट थे, पूरा मिसाइल प्रोग्राम चलाया उन्होंने भारत का। और उनसे एक बार वो अमेरिका गए थे, किसी ने पूछा कि कलाम साहब आपके इतने अचीवमेंट्स हैं, मतलब क्या क्या नहीं किया आपने, यहाँ तक कि आप राष्ट्रपति भी बने, पर ये बताइए आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब मिली? तो उन्होंने बहुत देर सोचा, फिर कहा कि मेरा दोस्त के साथ मैं एक गाँव में गया था, और वो मेरा दोस्त मुझे कहीं गांव में एक ऐसे आश्रम में ले गया जहाँ सारे पोलियोग्रस्त बच्चे थे। उस समय पोलियो था, जब वो थे 60s, 50s, 60s, 70s की बात थी। तो वो बोले कि नहीं, ये देख के वो एकदम हिल गए। उन्होंने कहा कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। और जब उन्होंने उनके लिए वो एक स्पेशल कार्बन फाइबर बनाया कि इनके भारी भारी कैलिपर्स में ये बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो मैं इनके लिए ये कैलिपर्स के लिए एक ऐसा मटेरियल बनाऊं जो कि हमारी मिसाइलों में आगे लगता है। तो वो लाइट मटेरियल के लिए जब
उनके कैलिपर्स बनने लगे और वो बच्चे जब उस कैलिपर को पहन के खूब कूदे, खूब खुश हुए, तो उन्होंने कहा कि उस समय मुझे एक खुशी हुई, एक सुकून मिला, और वही मेरा सबसे बढ़िया पल था जीवन का कि मैं इनके लिए कुछ कर पाया। तो एक वही फील आता है। हमारे संत लोग हमेशा कहते रहे हैं कि हम हमारा जीवन यापन तो किसी तरह मर मर के कर लेते हैं, लेकिन जब हम किसी एक व्यक्ति की सेवा करते हैं, मैंने नेमीचंद जैन भाऊ को आप शायद जानते होंगे, जानती हूँ, उनके को मैंने लोगों की सेवा करते देखा है। उन्होंने किस तरह जो जरूरतमंद बच्चे होते थे उनको पढ़ाने के लिए वो जुट जाते थे, नए साहित्यकारों का सृजन वो करते थे। उनको जब वो कहते थे बड़ा सुकून, उनके चेहरे में जो तेज था, जो ऑरा उनका बनता था, मेरे ख्याल से वो सेवा भाव, जैसे आप हैं, आप लगते नहीं है कि आप कहीं थके बंधे हैं, आप क्या ऑरा बताता है कि आप अभी भी कुछ करने के लिए जागरूक है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके इस अभियान में बहुत लोग जुड़े, समाज आपको आगे बढ़ के मदद करें, बिल्कुल, और आप हमारे साथ यहाँ पधारे। और आप कुछ और अगर बताना चाहें तो कुछ देखिए, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, जी जी जी, एंडलेस है, क्योंकि ये हमारा जो प्रज्ञा निकेतन वाला जो इनिशिएटिव है, इसके साथ में अब पिछले करीब 6-7 महीने से, मतलब दीदी की डेथ हो गई थी लास्ट दिसंबर में, दीदी की, उसके बाद से मैं एक बार तो टूट गई बिल्कुल, क्योंकि हम 2 बहनें और 1 जान, 2 शरीर 1 जान वाली बात थी। हर काम हम साथ मिलके करते थे, लेकिन उसके बाद में और एक मेरे मन में इनिशिएटिव शुरू करने की बात आई, और ये भी हमारे बच्चों ने ही हमको बताया। जो बच्चे आते हैं गाँव से पढ़ने के लिए तो कहते हैं गाँव में स्थिति बहुत ख़राब है मैडम, वहाँ के लिए कुछ करो। तब फिर मैंने एक शुरुआत करने की सोची है। अभी देखो आगे अगर उसके लिए हमें फंडिंग मिल जाती है या कोई सपोर्ट मिल जाता है। अभी तक तो मेहरानगढ़ म्यूज़ियम ट्रस्ट ने हमें 2 प्रोग्राम करने के लिए थोड़ा सा फंड दिया था, तो हमने 3 प्रोग्राम किए हैं अभी। प्रोग्राम है वो? ये है सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम। ठीक है, वो गांव में करते हैं? ये गांव में या शहर में भी कर सकते हैं, क्योंकि शहर में भी हाल कोई बहुत अच्छा नहीं है। एक्चुअली जो ज़रूरत क्या है कि लोगों का एटीट्यूड बदलने की है। दिव्यांगता को लेकर के लोग ये सोचते हैं कि ये दिव्यांग है, सहानुभूति बहुत कर लेंगे उसके साथ, अरे इसका पैर खराब हो गया या इसको दिखाई नहीं देता, लेकिन जो एक क्रिएटिव सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि जो एक सेंसिटिविटी चाहिए कि हम इसकी कुछ क्रिएटिव हेल्प करें। तो इस अभियान को मैं लेना चाहती हूँ कि चाहे गांव हो चाहे शहर हो, लोग क्रिएटिव सपोर्ट करें दिव्यांगों को और एटीट्यूड को बदलें, क्योंकि मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी तब तक दिव्यांग लोग अपना वो गौरव, अपना वो आत्मसम्मान नहीं प्राप्त कर सकते। और इसके लिए समाज की बहुत अधिक आवश्यकता है। सब कुछ समाज से ही तो होता है। वैसे तो जानवरों के पास भी देखिए, वो भी खाते पीते हैं, उनकी भी माँ बच्चों को प्यार करती है, सब कुछ होता है। तो फिर मानव कहाँ अलग है कि वो अपने से ऊपर उठ के सोचे, अपने से ऊपर उठ के ऐसे लोगों के बारे में सोचे जिन्हें मदद की जरूरत है। तो ये जज्बा, ये जो विवेक है मानव का, बस वो जगाना है कि भाई दिव्यांगों के प्रति आप जो है अपना नज़रिया जो है वो ऐसा रखिए, एक पॉजिटिव नज़रिया रखिए, और वो सब कुछ कर सकते हैं ये सोच आप भी उनको दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। जब आप ऐसा विचार रखते हैं, ऐसी भावना रखते हैं, तो मैं तो ये मानता हूँ समाज क्या, ईश्वर नीचे उतर कर आपकी मदद करता है जी, मदद तो करता ही है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपका ये अभियान दिन दुना, मैं ये तो नहीं कहता कि ईश्वर करे दिव्यांगता कम से कम हो, मैं तो ये हम तो आज के टाइम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि ईश्वर किसी को इस स्थिति में ना लाए, लेकिन यदि कोई है तो समाज आगे बढ़कर उन लोगों की मदद करे और आपके साथ जुड़े। आप यहाँ समय निकाल के पधारे, मुझे अच्छा लगा। कई सारी बातें होती है जो अपने साथ रह भी जाती हैं, बहुत सारे सवाल है, जैसे मैं आपके अनुभव और भी सुनना चाहता था, लेकिन समय की अपनी सीमा होती है। जी बिल्कुल। आपका बहुत शुक्रिया, आभार। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आभार करना चाहूँगी क्योंकि ये इंटरव्यू उन सब का है जो समाज के इस वर्ग के लिए काम करते हैं। क्योंकि ये जो सम्मान मिला था मेरे को इकोनॉमिक टाइम्स वाला, तो उन्होंने भी यही सवाल किया था कि आपके लिए अवार्ड क्या मायने रखता है। मैंने कहा ये अवार्ड मुझे नहीं मिला, ये उन सब लोगों का है जो लोग दिव्यांगों की सेवा करते हैं या समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं। ऐसे कई अवार्ड आपको कुर्बान, क्योंकि आप जो सेवा कर रहे हैं वो अवार्ड बहुत मायने नहीं रखते, क्योंकि आप उनसे बहुत ऊपर उठ चुके हैं।
और ईश्वर करे ऐसे कई अवार्ड आपके कदमों में आए और आप इसी तरह, आपको कई लोगों की उम्र लगे, आप 100 साल शतायु हों आज के दिन। यही शुभकामनाएं आपको कि आप इसी तरह काम करते रहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे मौका दिया आपसे जुड़ने का। चैनल 24 का भी धन्यवाद है कि मुझे जुड़ने का मौका मिला और अपने विचार रखने का भी मौका मिला। अक्सर कहा जाता है कि शिक्षा भविष्य बदलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि शिक्षा तभी भविष्य बदलती है जब उसमें मनुष्य को मनुष्य बनाने का भाव हो। प्रोफेसर मीना बरड़िया जैसे शिक्षकों की उपस्थिति ये विश्वास दिलाती है कि यदि संस्था में स्नेह, अनुशासन और मूल्य की धारा निरंतर बहती रहे तो हर बच्चा न केवल ज्ञानवान बनेगा बल्कि संवेदनशील नागरिक भी बनेगा। प्रज्ञा निकेतन की यात्रा हमें यह सिखाती है कि शिक्षा का अर्थ केवल सफल होना नहीं बल्कि संस्कारों के साथ सफल होना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। इनसाइट विद रागा के इस विशेष संवाद में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक ऐसी शख्सियत से। तब तक के लिए आपका हार्दिक आभार। जय हिंद। ये है इनसाइट विद रागा, सोचिए भीतर से।